नमस्कार, हूँ टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के तमाम क्षेत्रों से आए दायित्वधारियों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस मौके पर प्रदेश के विकास, जन कल्याण और विकास जनहित से जुड़े तमाम अहम विषयों पर विस्तार से विचार विमर्श भी किया गया। सीएम धामी ने कहा कि दायित्वधारी सरकार और जनता के बीच का एक अहम सेतु है। सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही जनता की अपेक्षाओं, समस्याओं और सुझावों को सरकार तक पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका है। इस मौके पर सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में जनता के साथ लगातार संवाद, समन्वय बनाए रखने, उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के साथ विकास कार्यों को गति देने का भी आह्वान किया है। यूके SSC पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित मास्टरमाइंड हाकम सिंह रावत की 63,30,000 रुपए की चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की है। ईडी ने ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की है। इसके साथ ही जांच एजेंसी के मुताबिक भर्ती घोटाले की अर्जित कथित अवैध धन को विभिन्न माध्यमों से निवेश किया गया था। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा है कि सरकार नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल ठीक हुआ है। उनको कोर्ट ने भी सज़ा देने का काम किया है और कोर्ट के आदेश से ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। और पुष्कर सिंह धामी जी ने जो कड़ा नकल विरोधी कानून बनाया है, उसके तहत ये सारी कार्रवाई हो रही है और सख्ताई से उसका पालन भी हो रहा है। ज़ाहिर-सी बात है, जो लोग हमारे बच्चों के भविष्य को खराब करने की कोशिश करेंगे, इस तरह का कृत्य करेंगे, उनकी चल-अचल संपत्ति भी कुर्क होनी चाहिए, उनको सज़ा भी लंबे अंतराल तक मिलनी चाहिए। लगातार ऐसे लोग जो हमारे प्रदेश को नासूर की तरह शिक्षा में घुसकर उसको खत्म करने का काम कर रहे थे, खोखला करने का काम कर रहे थे, ऐसे लोगों को सज़ा मिलना वाजिब है। हाकम सिंह जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको पुष्कर सिंह धामी जी का जो नकल विरोधी कानून है, वो उनको सज़ा दे रहा है। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। चुनावी रणनीति, धामी सरकार के कामकाज, चार धाम यात्रा, बेरोजगारी और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों पर हॉर्नबिल टीवी ने बीजेपी के प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल से खास बातचीत भी की है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल जी आज हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत के लिए। सर, 2027 चुनाव की किस तरह की रणनीति है बीजेपी सरकार की और आपकी पार्टी की, और किस तरह के फोकस हैं, किन मुद्दों पर आप लोगों का फोकस है? देखिए, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनी थी। 2012 से 17 के बीच में जो कांग्रेस के दुष्कर्म थे, उनके कारण आज 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2017 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है। हम एक मैनिफेस्टो लेकर के, एक घोषणा पत्र लेकर के 2017 में चले थे। उसको हमने पूरा करते हुए, और जब से धामी जी आए हैं, 5 वर्ष धामी जी के पूर्ण हो गए हैं। इन 5 वर्षों में हमने अपने घोषणा पत्र को पूर्ण करने का लगभग 80% काम पूरा कर लिया है। हम लोग हमेशा ही जनता के बीच में, हमारे कार्यकर्ता रहते ही हैं, तो उन कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में रहते हुए जो भी समस्याएं आती हैं उनका समय समय पर करते रहते हैं। और चुनाव में जाने की बात है तो हम लोग हमेशा भी चुनाव में जाने के लिए तैयार रहते हैं। और धामी जी ने जो घोषणाएं आज तक करी हैं, जो केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजना है और जो धामी जी ने जो इस प्रदेश के लिए करा है, उन सबको लेकर के हम जनता के बीच में 2027 में जाएंगे। सबसे बड़ी उपलब्धि आप धामी सरकार की क्या मानते हैं, और क्या लगता है कि जिस पर बहुत अच्छे से काम हुआ और आज वो देश प्रदेश में चर्चा भी है? देखिए, धामी जी की बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो पहली बार धामी जी के बनने के बाद लागू हुई, जिसमें यूसीसी है, नकल विरोधी कानून है, भू कानून है। ऐसी कितनी अनगिनत चीजें हैं जो धामी जी के बनने के बाद हमारे इस प्रदेश में लागू हुई। यूसीसी और नकल विरोधी कानून तो ऐसा है कि जिसकी पूरे देश में चर्चा हुई है, और अब कई प्रदेश इसको अपने यहाँ लागू करना चाह रहे हैं। और हमारा जो एजेंडा है, जो हमारा तरीका था, जो हमारा उसका वो बना था प्रारूप, उस प्रारूप को लेकर के ही अब कई प्रदेश उसको अपने यहाँ लागू करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने इस प्रदेश में यूसीसी, नकल विरोधी कानून
एक भी कोई भी जितनी नियुक्तियां हमारे यहाँ हो रही हैं, कोई भी नियुक्ति में अगर नकल कोई किसी का कोई कांड हुआ, पहले क्या होता था कि नकल विरोधी कानून लागू नहीं था, तो पहले नकल करने वाले बचते थे। नकल पहले होती थी, कराते थे, क्योंकि अपनी नियुक्तियां करनी थी, अपने रिश्तेदारों की नियुक्तियां करते थे, लोग अपने परिवार वालों की नियुक्तियां करते थे। धामी जी की सरकार आने के बाद ये हुआ कि जीरो टॉलरेंस होगी, इसमें हम कोई भी कोताही नहीं बरत सकते। कोई भी अगर नियुक्ति होगी तो पारदर्शिता के साथ होगी, और अगर कहीं पर अगर कोई मिसकॉन्स्पिरेंसी हुई है, अगर कहीं पर कोई गलती हो गई है, तो उसके लिए नकल विरोधी कानून आ गया है, और वो निश्चित रूप से सजा देगा अगर कोई ऐसी हरकत करेगा। मतलब क्योंकि चारधाम यात्रा पर लगातार विपक्ष सवाल खड़े करता है, चाहे वो भूस्खलन के कारण हो या फिर सड़क बाधित हो, उस पर बड़े सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं। ऐसे में बीजेपी सरकार में होने के बयान ना आते, किस तरह की बात आप कहेंगे और क्या कुछ जवाब भी आप देंगे उसमें? देखिए, चारधाम यात्रा आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों में, जब से 2014 में मोदी जी आए, कम से कम मोदी जी 40 से 45 बार उत्तराखंड आ चुके हैं। उनका विशेष लगाव उत्तराखंड से है, देवभूमि से है। जहां भी जाते हैं, कहीं विदेशों में भी जाते हैं, तो हमारे यहाँ का कुछ ना कुछ चिन्ह, प्रतीक चिन्ह के रूप में वहां पर देते हैं। तो उनका लगाव होने के कारण, और वैसे जब से धामी जी आए तब से भी हमारी ऑल वेदर रोड है, हमने उसमें वहां का संसाधनों कराने का प्रयास करा ही है, और निरंतर कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम 100% सही हो गए, लेकिन हम निरंतर प्रयास, प्रगतिशील ये काम है, क्योंकि पहाड़ की एक भौगोलिक स्थिति ऐसी होती है कि जिसमें निरंतर काम करने की आवश्यकता है। हम एक बार में सारा काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपदा भी एक क्षेत्र है, आपदा भी आती है, कहीं पर भूस्खलन भी होता है। तो यहाँ पर तो नियमित काम करने का काम है, और नियमित काम करने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसमें मेरे को ये मानना है कि निश्चित रूप से हम आने वाले समय में और अच्छी सुविधाएं हम चारधाम यात्रियों को दे पाएंगे। लेकिन सर, उत्तराखंड में पलायन और बेरोजगारी एक बड़ी समस्या भी है। संगठन इसको किस रूप में देखता है? देखिए, पलायन निश्चित रूप से हमारे यहाँ उत्तराखंड की एक समस्या है, लेकिन विगत कुछ वर्षों में पलायन के ऊपर भी काफी काम हुआ है। हमने होम स्टेज पे काम करा है, काफी युवक होम स्टे के रूप में अपने यहाँ गांव में, क्षेत्र में होम स्टे चला रहे हैं, और उसके कारण वो यहाँ रुके हुए हैं। अपने यहाँ एसएचजी ने काम करा है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम हमने करा है, उसमें भी काफी पलायन रुकने का काम हुआ है। और टूरिज्म को हमने जो बढ़ाने का काम करा है, उसके अनुसार बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसके कारण पलायन रुक रहा है। हम ये कहेंगे कि खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन काफी हद तक पलायन में रोकथाम हुई है, और आने वाले समय में हम और ऐसी योजना लेके आएंगे जिससे कि जो बाहर रहने वाला व्यक्ति है, वो कम से कम उत्तराखंड में आकर के अपने यहाँ काम करे। उत्तराखंड का व्यक्ति जो बाहर काम कर रहा है, वो यहाँ पर निश्चित रूप से काम करे। सर, ये भी देखा जाता है कि बीजेपी से युवा बड़ी संख्या में जुड़ते हैं। युवाओं को किस तरह की जिम्मेदारी भी दी जा रही है और किस तरह का फोकस जो है वो युवाओं पर बीजेपी कर भी रही है? इस प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा हैं, इस प्रदेश की टीम युवा है, और निरंतर हम युवाओं पे फोकस कर रहे हैं। युवा हमारे साथ हमेशा जुड़ता है, और पार्टी का युवाओं पे फोकस भी है। अब तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी युवा हैं, तो पूरी पार्टी का ध्यान हमेशा से युवाओं पर रहा है, और युवाओं पर केंद्रित होने के कारण ही अब आपने देखा होगा कि केंद्र में भी नकल विरोधी का इतना बड़ा कानून लेके आई है हमारी केंद्र सरकार। हम युवाओं को, भ्रमित करने वालों को, जो भ्रमित कर रहे हैं, उनको चैन से नहीं जीने देंगे। हमारा यहाँ निश्चित रूप से हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, और आगे भी करेंगे। सर, यूसीसी को किस तरह से, किस फैक्टर के रूप में आप देखते भी हैं और किस तरह से काम भी हुआ यूसीसी आने के बाद, और क्या लगता है कि क्या बड़ी उपलब्धि है यूसीसी? बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने यहाँ यूसीसी को लागू करा। देखिए, हमारे यहाँ की डेमोग्राफी निरंतर बदल रही थी। हम पहाड़ में भी कहते थे कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी लोग, बाहर से लोग आ करके रह रहे हैं, और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां बदल रही हैं। तो उसमें धामी जी ने पहले दिन ही आते ही कहा था कि हम इसको, कानून को यहाँ लाएंगे, और इसकी यहाँ की डेमोग्राफी में बदलने नहीं दूंगा। और उस पे इतनी तीव्र गति से काम हुआ कि हम देश का पहला राज्य बने, और यूसीसी पे हमने अपने आप काम करा है। अब जो आएगा वो उस तरीके से उसको यूसीसी के अंडर में आना ही पड़ेगा। अब वो आएगा तो हमारे यहाँ की डेमोग्राफी भी ठीक ठीक धीरे धीरे सुधर रही है। हमने कई हजार एकड़ लैंड खाली भी कराई है, और हम उत्तराखंड की डेमोग्राफी को किसी प्रकार से बदलने नहीं देंगे।
लेकिन कांग्रेस बार-बार एक आरोप बीजेपी पर लगाती है कि मुस्लिम जो है मुस्लिम विरोधी पार्टी आपको करार देती है। कहते हैं कि मुस्लिमों पर कार्रवाई करते हैं। मस्जिद हो, मज़ार हो, वही तोड़ने का काम जारी है। जो भी अतिक्रमणकारी होगा वो किसी धर्म समुदाय को, उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब वो चाहे कोई भी धर्म समुदाय का हो, अब जब जो अतिक्रमण कर रहा है उसको हटाया जा रहा है। वो किस समुदाय का है ये तो एक देख करके तो हम हटा नहीं रहे, लेकिन अगर वो अतिक्रमणकारी अगर मान लीजिए वो घुसपैठिया आकर के यहाँ रहेगा उत्तराखंड में, तो वो बर्दाश्त नहीं करा जा सकता। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो तरुण बंसल जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। आपका खबरों में आगे बढ़ेंगे। शिक्षा से जुड़े मुद्दों और छात्र आंदोलन को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश पर्याप्त नहीं है, बल्कि सरकार को आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने अधिकारों की मांग कर रहे छात्रों के साथ पुलिस ने सख्ती की है और अब उन्हें ही आरोपी भी बनाया जा रहा है। प्रतिमा सिंह ने कहा है कि जिन छात्रों पर आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज हुए हैं उन्हें वापस लिया जाना चाहिए, जबकि पुराने आपराधिक मामलों में शामिल लोगों पर कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रखनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। बड़ा ड्रामा करने का कार्य जो है देश के प्रधानमंत्री करते हैं। बात तो ऐसी कर रहे हैं लाइव आ करके वीडियो के माध्यम से, जैसे कि उन्हें कुछ पता नहीं है। गृह मंत्रालय में क्या हो रहा है ये उन्हें नहीं पता, पुलिस प्रशासन क्या कर रही है ये उन्हें नहीं पता। जो आपको वीडियो संदेश जारी करके बोलना पड़ रहा है कि भैया माफ कर दीजिए, देखो मेरा कितना बड़ा दिल है, आप ये सब ड्रामेबाजी ना करके पुलिस प्रशासन को ये आदेश दीजिए कि जो बच्चे वहां प्रदर्शनरत थे, जो अपने अधिकारों की बात कर रहे थे, क्योंकि उनके जो है नीट पेपर लीक से लेकर के सीबीएसई में धांधली, अन्य परीक्षाओं की जो पेपर लीक थी, भ्रष्टाचार जो लिप्त था, वो उसके खिलाफ वहां पे थे। पुलिस ने उनके साथ बर्बरता करने का कार्य किया और उल्टा उन्हीं को दोषी बनाने का जो कार्य किया जा रहा है। और ये मांग थी प्रोटेस्ट खत्म करने से पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ ये भी मांग थी कि हमारे साथियों के ऊपर किसी भी तरीके के क्रिमिनल केस नहीं होंगे। सरकार ने इस पे हामी भरी थी, तो फिर आप पीछे क्यों हट रहे हैं? हम उनके खिलाफ नहीं कह रहे हैं जिनके खिलाफ ऑलरेडी केसेस रजिस्टर्ड हैं, पहले से जो दोषी हैं, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, उनके खिलाफ उन्हें आप माफ मत करिए। लेकिन जो बच्चे हैं जिन पे इस आंदोलन के दौरान केस दर्ज हुए हैं, उन केसेस को वापस लीजिए। ये वीडियो संदेश से कोई फर्क नहीं पड़ता। गैरसैंण में यूकेडी पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सूबेदार मेजर महिपाल सिंह पुंडीर की अध्यक्षता में विशाल पूर्व सैनिक महासम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कुमाऊं, गढ़वाल और तराई समेत प्रदेश के कई क्षेत्रों से सैकड़ों पूर्व सैनिकों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर सभी ने उत्तराखंड के भविष्य, राज्य आंदोलन की मूल भावना और साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर व्यापक मंथन भी किया। ये जो उत्तराखंड क्रांति दल का प्रोग्राम यहाँ गैरसैंण में चल रहा है, ये सैनिक प्रकोष्ठ उत्तराखंड क्रांति दल का से आयोजित किया गया है। यह मंथन 2027 यानी जो हमारा सैनिक प्रकोष्ठ है उसका क्या रोल रहेगा, आने वाला जो चुनाव है किस तरीके से हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं अपनी पार्टी को, कैसे हम सपोर्ट उनको कर सकते हैं जो हमारे प्रत्याशी होंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट इनको पड़े और हमारे प्रत्याशी विधानसभा में आए और उत्तराखंड क्रांति दल का फिर एक बार नाम उत्तराखंड में हो जाए। इस कार्यक्रम का मेन मकसद है, जो हमने लिखा भी है, बोर्ड पर भी लिखा है अपने और बैनर पर भी लिखा है, मंथन 2027, यानी 2027 के दौरान हम जो है किस प्रकार से उत्तराखंड के भविष्य को देखते हुए उत्तराखंड की भलाई के लिए पूर्व सैनिक किस प्रकार आगे आए और इस उत्तराखंड को बचाएं। विगत आप 25-26 साल से जो देख रहे हैं, ये सबको विदित है कि किस प्रकार से राष्ट्रीय पार्टियों ने इस उत्तराखंड के क्या स्थिति बना दी है। तो हमारा ये मंथन है कि पूर्व सैनिकों को सैनिक बाहुल्य प्रदेश होने के नाते आगे आना पड़ेगा और उत्तराखंड को बचाना पड़ेगा। जल, जंगल, जमीन, स्वास्थ्य, शिक्षा सारा आपने देख लिया है। हम बोलते जा रहे हैं, ये इनका कोई इस पर कोई एक्शन नहीं है और ये
क्षेत्रीय पार्टी ही इस काम को कर सकती है, इसलिए पूर्व सैनिकों ने क्षेत्रीय पार्टी का दामन थामा है। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेला पूरे उत्साह के साथ जारी है। कांवड़ यात्रा के चौथे दिन लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों की ओर रवाना हुए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह बुलर ने शंकराचार्य चौक पर कांवड़ियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और उन्हें फल और अल्पाहार भी वितरित किए हैं। इस मौके पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि अब तक करीब 45 लाख श्रद्धालु हरिद्वार से गंगा जल लेकर रवाना हो चुके हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। फल फ्रूट बांटे जा रहे हैं, धन्यवाद करते हैं, बढ़िया लग रहा है जी। अम्बाला शहर। कितनी दूर का सफर है आपका? ये 260 किलोमीटर कितने घंटे लगेंगे आपको जाने में? लग जाएंगे, 7 दिन, हफ्ता लग जाएगा कम से कम, 20 या 25 किलोमीटर। आप अभी कावड़ पटरी पे से आए हैं, कावड़ पटरी की व्यवस्था कैसी लगी? बढ़िया जी। आगे कब पहुंचेंगे? आपको कितने दिन का सफर है ये? मेरा हफ्ते का सफर है। ये हरिद्वार में पूरे देश से और विशेषकर उत्तर भारत से शिव भक्त यहाँ पे आते हैं और गंगा जल लेके अपने गंतव्य को प्रस्थान करते हैं। आज सावन का चौथा दिन है, तो काफी बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं जल लेकर। तो चूंकि ये बहुत पैदल जाते हैं, कोई 100 किलोमीटर पैदल जाते हैं, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए कि वो कंफर्टेबल रहे, उनकी यात्रा को हम सुविधाजनक कर सकें, उनको कम समस्याओं का सामना करना पड़े, इसके लिए हरिद्वार पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, अलर्ट है और गियरअप है। तो प्रयास यही है कि जितने भी बाहर से शिव भक्त आ रहे हैं उनको हम जो मैक्सिमम सुविधाएं हैं वो प्रदान कर सकें। और एक ये है कि 5 तारीख को जिस दिन पंचक समाप्त हो रहे हैं, तो 5 तारीख को बहुत बड़ी संख्या में कांवड़ उठने की संभावना है, तो उसके लिए विशेष प्रबंधन किया गया है। और अभी हमारी नहर पटरी सकुशल चल रही है और अगर 5 और 6 में जब अगर हमें ऐसा फील होगा कि कांवड़ पटरी जो ज्यादा भर के चल रही है और वहाँ कंजेशन हो रहा है और शिव भक्तों को पूरा स्पेस नहीं मिल पा रहा है, तब हम फिर उसको थोड़ा सा हाईवे पे भी डाइवर्ट करेंगे। सभी हमारे जो जनपद के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट्स हो, हमारे व्यापार मंडल हो, रोटरी क्लब हो, अन्य संस्थाएं हैं, सभी लोग कांवड़ियों की स्वागत में उनका यात्रा सफल रहे उसके लिए सभी प्रयत्न कर रहे हैं। इसी क्रम में आज यहाँ पर शिविर भी लगाया गया था, जिसमें कांवड़ यात्रियों का यहाँ पर उनका स्वागत भी किया गया, साथ ही उनको जल पीने का जल, खाने का सामान आदि भी वितरित किया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं को भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं अन्य जनपदों से, उनके द्वारा लगातार हमसे वार्ता भी की जा रही है, जगह जगह उनसे फीडबैक भी लिया जा रहा है। जहाँ जहाँ भी सुधार अपेक्षित है उसको सुधार करने के लिए दिन रात अधिकारी भी काम कर रहे हैं। कितने कावड़ी अभी तक पहुंचे होंगे? कल शाम तक करीबन 45 लाख श्रद्धालु कांवड़िए पहुंच चुके थे। आज ये संख्या क्योंकि कल 6 बजे तक का संख्या थी, उसके बाद ये संख्या 50-60 लाख टच कर गई होगी अब तक। शाम 6 बजे तक नया हमारा जो अपडेट नंबर आएगा वो आएगा, लेकिन मेरा जो अंदाजा है 50 लाख से ऊपर क्रॉस कर चुके हैं। और आप देख ही रहे हैं कि सभी हमारे जो कांवड़ पटरी है, हाईवे हैं, सभी हमारे मंदिर, हर की पौड़ी के आसपास का पूरा क्षेत्र, सभी जगह कांवड़ियों का संख्या अधिक दिखाई दे रही है। सांसद पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सदन परिसर में भगवा कपड़े पहनकर प्रदर्शन करना और उनका मजाक उड़ाना अब उन्हें भारी पड़ रहा है। संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इस मामले पर सख्त नाराजगी जताई और इसे सीधे तौर पर भगवा का अपमान माना है। संतों ने चेतावनी दी है कि अगर भगवा का अपमान करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाकर दंड देने को तैयार है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरिगिरी ने कड़े शब्दों में कहा है कि जब चंदा चोरी के मामले से भगवा का कोई लेना देना ही नहीं था, तो फिर सदन जैसे पवित्र परिसर में इसका मखौल क्यों उड़ाया गया है। ऐसा है जो पप्पू यादव ने, पहली बात तो मैं उसको एक इस करने के बाद न उसको मैं संसद मानता हूं और न भारत के लोकसभा के नंबर मानता हूं, न उसको मानो मानते हैं, क्योंकि जिसको अपने शब्दों का, अपने पद का, उस गर्मामयी पद का उसने जो मखौल बनाया और जो लोकसभा का मखौल बनाया, वो उससे हम लोग को ये लगा कि ये व्यक्ति का गधे बैठाकर, हमारी इच्छा है कि पप्पू यादव को इस सन्यासी भेद के
किस्त करने के कारण, अपमान करने के कारण अकारण दंड देने का, जिसका अपराध ही नहीं हुआ, क्योंकि गेरुआ कपड़े वाले ने वहां पे जेब में पैसा डाल रहा है और न गेरुआ कपड़े वाला वहां कोई अपमान कर रहा है, न गेरुआ कपड़े वाला वहां कोई मालिक था, न कोई सन्यासी वहां का महंत है, तो दंड किस बात का? जो पप्पू यादव ने संसद में कृत्य किया है, उससे आज संसद भी शर्मसार है, बिहार की जनता भी शर्मसार है। पप्पू यादव ने जो कृत्य किया है वो बिल्कुल रावण वाला कृत्य किया है, और जिस प्रकार से रावण को आज तक क्षमा नहीं किया गया, क्षमा नहीं किया जा सकता। अब पप्पू यादव जी के बारे में मैं क्या कहूँ, एक मनोज तिवारी जी का गाना है, काहे मंगरू अब क्या करवा। अब पप्पू यादव परेशान हो चुके हैं, जो लोकप्रियता उनकी थी वो समाप्त हो चुकी है, और बिहार में अभी उन्हें कोई पूछता नहीं है, परेशान आत्मा हो गए हैं। उनका प्रयास सनातन को बदनाम करूंगा, शायद हो सकता है लोग मुझे पसंद करेंगे। मैं पप्पू जी को कहना चाहूंगा, देखिए जैसे आप पप्पू है वैसे ही हमारे राहुल गांधी जी भी पप्पू है। आपको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। आप राहुल की तरह सनातन को बदनाम करने का प्रयास करें, जो अच्छी बात नहीं है। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद बहुत जल्दी एक बैठक बुलाएगा, और जितने बिहार के संत, मुझे सबके फोन आए कि गुरुजी पप्पू यादव ने संतों के लिए अपमानजनक कृत्य किया हुआ है। मसूरी के झड़ीपानी में उत्तर रेलवे और भूमिधरों के बीच भूमि विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर रेलवे के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और करीब 60-70 परिवारों के घरों पर नोटिस भी चस्पा किए। इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया, जिससे अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक भी हुई है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद भी उत्तर रेलवे बार बार नोटिस जारी कर उनका मानसिक उत्पीड़न कर रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।